हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आप ही की पाठ्य पुस्तक से चैप्टर 2 वर्ण विचार पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। कोई बात कहने के लिए मुख से बोलते समय बहुत सी छोटी छोटी ध्वनियाँ समूह के रूप में निकलती हैं, इन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे कि फल, हिरन और हृदय। ये देखिए, इससे छोटी सारी ये सब छोटी ध्वनियाँ थी, लेकिन ये समूह के रूप में जब बाहर निकली, इसीलिए इनको वर्ण बोला गया। अब नेक्स्ट है वर्ण की विशेषताएं। वर्ण के पुनः टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे अक्षर भी कहते हैं। भाषा के प्रत्येक शब्द का निर्माण वर्ण से ही होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि वर्णवाल माला किसे कहते हैं। माला से तात्पर्य जैसे कि मोतियों की माला होती है, उसी तरह वर्ण की भी माला होती है। तब उसमें क्या होता है बच्चों, वर्ण के व्यवस्थित तथा क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण प्लस माला, अर्थात वर्णों की पंक्ति या लड़ी। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार से है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। स्वर और व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है अयोगवाह और हिंदी की विकसित ध्वनियां। अब बच्चों हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले स्वर के बारे में पढ़ेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई आदि। अब बच्चों है स्वर के भेद कितने होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। हस्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम लोग हस्त स्वर कहते हैं। स्वर सदैव अपने मूल रूप में रहते हैं, अर्थात इनमें कभी कोई स्वर अथवा व्यंजन नहीं मिला होता, वरन ये दूसरे स्वर अथवा व्यंजनों में मिल जाते हैं, इसीलिए इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगने के कारण ही इन्हें एक मात्रिक वर्ण भी कहा जाता है। मूल स्वर संख्या में 4 होते हैं, आ, ई, उ तथा री। उसके बाद बच्चों आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हस्त स्वर से दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर बच्चों क्या है, ये 2 हस्त स्वरों के योग से बनते हैं, इसीलिए इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है, यानी कि दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कहा जाता है। इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगने के कारण इन्हें द्विमात्रिक वर्ण भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर संख्या में 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, औ तथा औ। अब आता है बच्चों प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हस्त स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। इनमें 3 मात्राएं लगने के कारण प्लुत को त्रिमात्रिक वर्ण भी कहा जाता है। ये केवल एक है और इसका चिन्ह एस के जैसा लगता है। इसका प्रयोग प्राय पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, राम, ओम। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे अयोगवाह। अयोगवाह ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं, ये 3 होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार में बच्चों क्या होता है, अनुस्वार का चिन्ह होता है, ये देखिए जो बिंदी लगी हुई है लाइन के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अनुस्वार। और अनुनासिक में क्या होता है, चंद्र बिंदु लगी होती है। और विसर्ग में अक्षर के अंत में 2 बिंदियां लगी होती हैं, बिंदु लगे होते हैं, इन्हें विसर्ग कहते हैं।
उसके बाद आता है बच्चों व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेने की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे स्वर में क्या था, उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, लेकिन व्यंजन में क्या होता है, इनमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे कि का, खा, गा, घा आदि। अब आता है बच्चों व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। स्पर्श के आधार पर, दो व्यंजन किस आधार पर बच्चों, स्पर्श के आधार पर है, और ये दूसरा है श्वास की मात्रा के आधार पर। ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीवा मुख के विभिन्न स्थानों का पूर्ण रूपेण स्पर्श करती है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये संख्या में 25 होते हैं। का से लेकर माँ तक सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद होता है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीवा मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श तो अवश्य करती है, लेकिन ये थोड़ा देर के लिए होता है। आंशिक स्पर्श होने के कारण श्वास वायु का मार्ग पूर्णतः अवरुद्ध तो नहीं होता, बल्कि सकरा हो जाता है। इस रूप से हम ये कह सकते हैं ये वर्ण स्वर और व्यंजन वर्णों के बीच की कड़ी है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं, या, रा, ला तथा वा। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास वायु बहुत अधिक घर्षण के कारण कुछ ऊष्म गर्म हो जाती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये वर्ण संख्या में 4 होते हैं, श, श, स तथा हा। अब बच्चों है श्वास की मात्रा के आधार पर, इसमें भी दो व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। जैसे अल्प प्राण व्यंजन होता है बच्चों, और एक महाप्राण होता है। अल्प प्राण क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कमजोर होकर बाहर निकलती है तो उन्हें अल्प प्राण करते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अंतस्थ तथा ऊष्म व्यंजन को छोड़कर अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे बच्चों ऐसे समझो, जैसे का वर्ग का जो हमारा लाइन है, ठीक है बच्चों। देखिए इस उदाहरण में देखिए अल्प प्राण व्यंजन मैंने क्या बताया था, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम और कमजोर होकर बाहर निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो जैसे का वर्ग वाला एक हमने उदाहरण लिया, जब हमने का वर्ग लिखा तो इसमें कौन कौन सा उदाहरण हुआ, का हुआ, गा हुआ और ड़ा हुआ। अब महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा अधिक वेग से मुख से बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। यानी कि ये दूसरा वाला और ये चौथा वाला, ये किस में आया बच्चों, ये दोनों हो गए महाप्राण। ठीक है।